नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग का स्टार्ट करने वाला हूँ मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसे पहले स्टार्ट किया था हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान। तो हमने ये आपकी 7th क्लास की तीन तीन अध्याय को ख़त्म कर दिया था। तो आज मैं इस अध्याय को स्टार्ट करने वाला हूँ। जो ये आपका अध्याय है, ये अध्याय आपका है मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें, नगर व्यापारी और शिल्पी जन। तो इसको आज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य को अध्याय 4 का जो है मुगल साम्राज्य, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीपों जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एक सांस्कृतिक एवं संस्कृति में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक न केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव जाना पड़ता है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू कर किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीपों में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवासी स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मुगल कौन थे? सबसे पहले समझेंगे मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासकों वंशों के वंशज थे। दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान की जिनकी मृत्यु 1227 में हुई के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से वे इराक, ईरान और वर्तमान के तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, जैसे कि जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी। जिसकी मृत्यु 1404 में हुआ था के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल का मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान ने जुड़ी समृद्धियों सैकड़ों व्यक्तियों को नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतिनिधियों के अजबेगों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। ज़्यादा इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। तैमूर इसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र जो 1702 से 1712 के मध्य में तैमूर है। जैसा कि मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिने और उसका पुत्र मीरन शाह जो कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लकड़दादा था। और उसके बाद अबू से यानी बाबर के दादा तैमूर की बाईं और सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा मोहम्मद, देखिए ध्यान से याद रखिएगा, सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो थे बाबर के परदादा थे। लेकिन दादा कौन थे? अबू सैद थे, बाबर के दादा थे। तैमूर की दाईं ओर जो सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो हैं वो बाबर के परदादा हैं। और उमर शेख बाबर के पिता, उमर शेख जो हैं बाबर के पिता हैं। बाबर के पिता, दादा और परदादा, देखिए तीनों
तीनों याद रखिएगा। सबसे पहले पिता कौन हुए? उमर शेख का पिता कौन हुआ? तो मोहम्मद मिर्ज़ा के पिता कौन हुआ? तो अबू शेख। समझे? तो इस तरह का था। तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति मुगल साम्राज्य बाबर, अकबर और शाहजहां, और उनकी दाईं ओर उस क्रम से हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक अपने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र एक को देखिए, जो तैमूर और मुगलों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। मुगल सैन्य अभियान, सबसे पहले समझेंगे मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरघाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा के अपने कब्जे में कर लिया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि तालिका 1 में मुगलों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है। इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इसे लंबे घटनाक्रम में पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? उदाहरण के लिए आप यह गौर करेंगे कि अफगान मुगलक सत्ता के लिए तत्कालीन खतरा थे। मुगलों और ओहम सिखों के, जैसे कि आप अध्याय 7 और अध्याय 8 और 10 में एवं मेवाड़ में अध्याय 9 के संबंधों पर भी गौर करेंगे। जैसा कि सफाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंधों में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासन काल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण के दक्कन का युद्ध का अंत हो पाया? 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। तो बाबर ने प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। पानीपत का जो पहले बार युद्ध हुआ उसमें बाबर ने ग्लोबल, जैसा कि आपको बताया गया, गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। गोलाबारी का पहला इस्तेमाल कहाँ हुआ? तो पानीपत के युद्ध में हुआ था। प्रमुख अभियान और घटनाएं, मुगल सम्राट का प्रमुख अभियान और घटनाएं। तो सबसे पहली जो घटना है, बाबर 1526 से 1530 ने, अब 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी एक उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानुआ में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित किया। हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद को बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कमरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिनिधियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कनौज में। इन पराजयों ने इसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। हुमायूं ने सफविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसने अगले वर्ष इस इमारत में दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605। 13 वर्ष की अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। उसके शासक काल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है 1556 और 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक वैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों को स्वतंत्र हो गया। उसने
सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1559 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया गया। 1570 दूसरी जो है 1570 और 1587 के बीच मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए। उन्होंने 1579 से 1580 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। तीसरा जो है 1585 से 1605 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिमी में अभियान चलाए गए। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए। अफवाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया गया और उसने अपने राज्य में मिला लिया। दक्कन में अभियानों की शुरुआत हुई। बाबर अनाबदेश, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। अपने शासन ने अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई। यही सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। जैसा कि जहांगीर जो था 1605 में आया, 1627 तक उसने राज्य किया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों के आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदाबाद के खिलाफ अभियान चलाए गए और जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, ने विद्रोह किया। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे। शाहजहां है 1627 से 1685। दक्कन में शाहजहां के अभियान की जारी रहे अफगान अभियान खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिमी में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज़्र बेगों के विरुद्ध अभियान शुरू, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफलवादियों के हाथों में चला गया। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह करने के लिए निवेदन किया। 1657 से 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसकी तीनों भाइयों की मौत के घाट उतार दिया। शाहजहां की उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा कैद में कैद कर दिया गया। औरंगजेब 1658 से 1707 में औरंगजेब 1763 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, परंतु उन्होंने 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विद्रोह अभियानों को अस्थायी सफल मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकारी के मसलों में मुगलों को हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आरंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें से उन्हें मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफविद ईरान भाग गया।
अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1600 जैसा कि 1698 में अंग्रेज ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे उसके विरोध अभियान का प्रबंधन स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में ओहमों और दक्कन में मराठों और विद्रोहों का सामना करना पड़ा। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया। उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। अब जो उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं उसको समझेंगे। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। उसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहदायत की मुगल और कैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समाप्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका एक में दिए गए रंगीन उद्धरणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी कौन सा तरीका सही था? ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, जो कि फिर से देखें, आप पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से अपनी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगलों घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करने उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। जैसा कि राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी और वह अंबर वर्तमान में जयपुर, यानी अंबर जो बोला जाता है वर्तमान में जो जयपुर है, उसके जो राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। जैसा कि मैंने बताया, सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ समनीय व्यवहार किया और उन्हें उनके जहांगीर जहांगीर के रूप में वापिस कर दी। पराजित करने पर परंतु अपमानित न करने की बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा गया पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका 1 में देखिए और गौर कीजिए कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए आए तो अंग्रेज ने उनका अपमान किया। इस अपमान का क्या परिणाम हुआ? मनसबदार और जागीरदार जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र में सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन जब वे इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीयों, मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मानित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी
और उनका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों की निरीक्षण के लिए आते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दबगवाते थे। एक सैनिकों को पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद उन्हीं सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जहांगीर कहते हैं, और तकरीबन इन इक्ताओं के समान थी। परंतु जैसा कि जात की श्रेणियां का मतलब है 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों की दर्जा से ऊंचा था। अकबर के शासन का काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी थे। अंग्रेज के शासनकाल तक वे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के खर्चा बढ़ गया? मनसबदार मुक्तियों को भी अपने जहांगीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल एक राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उसके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जहांगीर का सावधानी पूर्वक अवकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। अंग्रेज के शासन औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जहांगीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जहांगीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जहांगीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब में इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसा कि अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर, जैसे कि आप शाहजहां के चित्र में देख सकते हैं कि शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे यहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। यहाँ भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। जैसा कि मैंने बताया जब्त और जमींदार, अब इसके बारे में समझेंगे। जब्त और जमींदार मुगलों की आमदनी की प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाली राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सदरों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर की राजस्व मंत्री टोलडरमल ने एक 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमती और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को बोला जाता था, जो उनको राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। वह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासनों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगलक सत्ता के खिलाफ
मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी की आखिरी में से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने की अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अब्दुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अब्दुल अफजल ने यह इतिहास तीन जिहादों में लिखा और इस शीर्षक के अकबरनामा पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी के इसमें से अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सब यह रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीज़ों को फसल, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व की सांख्यिकीय विवरण। अब्दुल फजल को अकबरनामा लेते हुए अकबर, जैसा कि अकबर की नीतियाँ थी, नज़दीक से एक नज़र। अकबर की नीतियाँ कैसी थी? प्रशासनिक के मुख्य विलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और उनकी विस्तृत वर्णन अबुल फैजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी से मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। जो बहुत सारे प्रांतों में बटा हुआ था उसे सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासन के सूबेदार कहलाते थे। सूबेदार कौन कहलाते थे? जो सूबों के प्रशासक जो रहते थे सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों को निर्वहन करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जो दीवान कहलाता था, जो कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार की अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, वेतनाधिकारी, सदर, धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी का। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। देखिए, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाद किया और उसने नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उनमें से समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिनमें एक और उनके स्वयं खिताब उत्कीर्णन थे और दूसरी ओर वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मुहर बताती है कि उद्दत और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप के महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। अकबर ने अभिजात बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में वे राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य की कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा, परंतु 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्रता ताने बाने बुन लिए थे। साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई थी। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा ब्राह्मणों के जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे और जो जरदुश्त धर्म के
अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों का पर चर्चा करना शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में शुरू हुई। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्शों से अकबर की समझ बनी कि वे जो विद्वान धार्मिक रीति और मंताधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असमंजस पैदा करती है। ये अनुभव अकबर और सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के अंतर में नहीं करते थे, अपितु इसका केंद्रीय बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। अबुल फजल ने सुलह एक कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। सुलह ए कुल जो अकबर की सुलह ए कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा से के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसीलिए इसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती है, विरोधी धर्मों के अनुयायियां और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उससे सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह ए कुल के सिद्धांत का पालन किया। जैसा कि मैंने बताया, अब 17वीं शताब्दी में उनके पश्चात मुगल साम्राज्य, 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्य समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णन होता रहा, परंतु यही यात्री की प्रचुरता के साथ मिलने वाले दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिसको उच्च पद प्राप्त था कुल 8,000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल साम्राज्य और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। जैसा कि बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ तो होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों के किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से कुछ जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और
महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता की शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए गए हैं और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। उनके बारे में हम 10वें अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि राजा और रानियां 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार में विभिन्न भागों में भी कई महान राजा रानियां थे। इनमें से ओटोमेन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1567 शामिल है। उसके राज में ओटोमेन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रेलिया को घेर लिया। इसकी फौज में बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ओटोमन नौसेना का पुनर्गठन किया। पूर्वी मध्य सागर के इलाकों और पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी का खिताब दिया, क्योंकि उसके शासन में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों को इसका लक्ष्य यह था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ओटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानून के काल को आदर्श शासन काल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर ने अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाए। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 में, इराक का सफीवादी का शासक अब्बास 1588 से 1629 और इन्हीं से कहीं ज़्यादा विषमदासपद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ वेली से बीच 1530 में 1584 से जो इवान दी टेरिबल नामक से कुख्यात है। जैसा कि मैंने बताया कि मुगल साम्राज्य के बारे में जो भी था उसके बारे में मैंने बताया। अब इसके बाद जो है शासक और इमारतें, जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो है शासक और इमारतें 5वां जो अध्याय है आपका शासक और इमारतें के बारे में पढ़ रहे थे। तो शासक और इमारतें, जैसा कि कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही है? यह अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार का तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर
कि इस तरह कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंट की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारतें का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। जैसा कि 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतें का निर्माण किया। पहली तरह इमारतें में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा अकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा का देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह का निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। यांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य, स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सहतीरों अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचा वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी की मध्य वास्तुकार भवनों और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियों बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोंडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों और सीढ़ीदार कुआं बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग होता था। जैसा कि दिल्ली की कुव्वत अल इलाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी की ऊर्ध्वाधर मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ टोंडा तकनीक का इस्तेमाल। जैसा कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिर का निर्माण। 11वीं शताब्दी में मंदिर का निर्माण चित्र 3 का शिव की प्रस्तुति में बनाए गए कंदरियों महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र ख में मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से उसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन, महामंडप जहां नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवताओं की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह पे संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर उत्कीर्ण मूर्तियों से अलंकृत थे। जैसा कि तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी
शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुँचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्रों के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव चारूपलम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाई रास्ते का गांव। 12वीं शताब्दी में प्रौद्योगिकी की एक शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई देने पड़ने लगती है। दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी-कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। जैसा कि आपने निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी का सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़े के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचा का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। जैसा कि चित्र 6 में देख सकते हैं, निर्माण स्थल पर एक नज़र डालिए। मेहराब के मध्य में डांट अधिरचना के भार को मेहराबी के आधारशिला पर प्रकाश डालती है। जैसा मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी कुवत अल इलाम का मस्जिद दिल्ली में आगरा के किले में जल द्वारा निर्माण कर दिखाती है। चित्रकारी इसे अकबरनामा से लिया गया है। जैसे मंदिरों मस्जिदों और हौज़ों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण का राजा राजदेव ने अपने देवताओं राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवताओं के नाम काफ़ी मिलते जुलते। राजा ने इस तरह का नाम इसीलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीन अवस्था के देवी देवताओं थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उनकी देवताओं के न्यायप्रिय शासनों का पृथ्वी पर ला दिया गया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान अवतार का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह
अलाउद्दीन को शासक इसीलिए चुना था क्योंकि उसने अंतिम के महान वीरताओं में मूसा और सुलेमान की वृष्टियाँ मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण के शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने की मौका दिया। ऐसी घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तन करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कुल्हना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं कि शासक प्रायः सामान्य लोगों के वे किसी मंदिर के मस्जिद में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारे सिखों के एकत्रित होने का उपासना का स्थान का हिस्सा होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जल का महत्व। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। उसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्ध दोनों ही होते हैं। हरमन साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर अमृतसर। जैसा कि मैंने बताया आपको, उसके बाद जो टॉपिक है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। अब जो टॉपिक है मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया, आखिर क्या कारण था कि मंदिरों को नष्ट किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर को प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतें पर निशाना साधा। नवीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 में 851 को पराजित किया था। उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धमक्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ों वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को उससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकलने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी ने आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने
प्रजाति शासनों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ों सम्मिलित थी। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों ने प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी का एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों ने से प्राप्त काली की मूर्ति, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन तथा भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान मुहम्मद को कई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेष्ठ प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक सांस्कृतिक में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उसने लूट कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि अब आगे जो है बाग, मकबरे तथा किले मुकबले, जैसे कि आपका मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। उनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वजों तैमूर के मकबरों से ली गई। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पिस्तक मुगलक वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप में बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चार बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हसतविश की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक कक्षीय केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इसमें इमारत का निर्माण बलुआ पत्थर से हुआ तथा इसके किनारे सफेद संगमरमर से बने थे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि काबुल में चार बाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी, ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चार बाग की योजना की विशेषता बनाती है। 1562 व 1557 के बीच निर्मित हुमायूं का मकबरा, क्या आप नहरों को देख सकते हैं? जैसा कि शाहजहां के शासन के दौरान, जैसा कि मैंने बताया आपको कि शाहजहां के शासन के दौरान मुगलक वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भाव संश्लेषण में मिला दिए गए। शासन में अनवरत निर्माण के कार्य चलते रहे। विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में सार्वजनिक और व्यक्तिगत हेतु समारोह कक्षों
समारोह कक्षों, दीवान ए खास और दीवान ए आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार निहिल सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर की मुंह करके बैठता था। इन वास्तुलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा की राजा पृथ्वी की पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्माण दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के इस सिंहासन के पीछे पितरा दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवताएं आफ्रियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसे माना जाता है कि आफ्रियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सुनिश्चित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चारबाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की वैभक्त वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग के दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहबागों ने इस वास्तुकला रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहां उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्ति अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा किशोर को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर नहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र में अपनाई गई। दूसरे उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वातानुकूलित वास्तुकलात्मक शैली का भी बहुत प्रभाव पड़ा था। जैसे कि मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों के
महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने निम्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन कर लिया। इससे कल्पनात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के प्रक्षेपण में मदद मिली। मुगल शासन अपने भवनों के निर्माण में क्षत्रिय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थापित शासनों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों का यह बंगला गुंबद जैसा इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। ये अन्य क्षेत्रों का प्रभाव स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी की कई इमारतें पर गुजरात व मलवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है। जैसा कि वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग 1590 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। दो प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें, जिनसे इसकी ऊंचाई भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्वी ईरान खुरासन से आई और फतेहपुर सिकरी में इसका प्रयोग किया गया था। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उसके आश्रम में विकसित वातानुकूलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किए तो यह शैली अपनाई गई। जैसा कि आसमान छूते चर्च 12वीं शताब्दी में से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चा का निर्माण के प्रयास शुरू हुई। वास्तुकला की यह शैली सौथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशिष्टताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिसमें प्रायः बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा पुछते हुए दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारों और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वातानुकूलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नोटेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों में कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। शासक और इमारती के बारे में जैसा कि इसमें बताया गया, 1850 का शाहजहां का एक नक्शा बादशाह का निवास कहाँ है। शहर की काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बागों भी दिखाई देते हैं? क्या आप मुख्य मार्ग पर जमीन मस्जिद ढूंढ सकते हैं? तो ये आपका शासन और इमारतें था। तो ये शासन और इमारतें खत्म हो गई। नगर व्यापारी और शिल्पीजन, अध्याय 6 जो है उसमें पढ़ना है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर आया कोई यात्री उसी नगर के बारे में कैसी आकांक्षाएं रखता होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर किस प्रकार का था। क्या वह एक मंदिर का नगर था, या एक प्रशासनिक केंद्र, एक वाणिज्यिक शहर, एक पतन नगर, अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ अनेक प्रकार के थे। वे प्रशासनिक नगर तथा मंदिर नगर होने के साथ साथ वाणिज्य कार्यकलापों और शिल्प उत्पादनों के केंद्र भी थे। जैसा कि प्रशासनिक केंद्र जो है अध्याय 2 में आपने चोल वंश के बारे में पढ़ा। आइए हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होकर चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर, जैसा कि वह 1000 वर्ष पहले था, की यात्रा पर चलें। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। राजा
राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजेश्वरी मंदिर की राजराजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती है, सुनाई देती है। लोग नगर के वास्तुकर कुंजर मल्लन राजराज पेथरचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपने नाम को मंदिर की दीवार पर उत्कीर्णन किया है। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल है जिनमें कई मंडपे बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते हैं। यही से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। उन पर बाजारों की हलचल से भरा हुआ है, जहां अनाज, मसाले, कपड़े और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुआं और तालाबों से होती है। तमाउर और उसके निकटवर्ती नगर उरियू के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडियां बनाने का कपड़ा राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी स्वामी मलाई में स्थापित अथवा मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियां तथा लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। शासक अभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जिनकी आय से धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थ यात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और परोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक। कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबे और रांगे के मेल से बनती है। घंटा धातु में रागों का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इस प्रौधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा बनाई जाती थी। इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप कर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता और उस मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उसे छेद के रास्ते से सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल लिया जाता था। फिर चिकनी मिट्टी के खाली साँचे में उसी छेद के रास्ते से पिघली हुई धातु पर भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो उसे चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानी पूर्वक हटा दिया जाता था और उससे निकली हुई प्रतिमा को साफ से चमका दिया जाता था। मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। समय के साथ साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते गए। इन प्रकार मंदिर नगरों का विकास हुआ। इसी रीति से मंदिर के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में भील स्वामी भिलासा या
विलासा को विदिशा कहा जाता है, और गुजरात में सोमनाथ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन उत्तर प्रदेश और तिरुनेलवेली तमिलनाडु ऐसे नगरों के दो उदाहरण। अजमेर राजस्थान में जो है 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे, और उनके दर्शनार्थी एक श्रद्धालु सभी पंथों मतों के हुआ करते थे। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहे हैं। छोटे नगरों का संजाल 8 शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। इनमें आमतौर पर मंडपिका बाद में इसे मंडी कहा जाने लगा होती थी, और जहां आसपास छोटे नगरों का संजाल जो है उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे कि वो जहां आसपास के गांव वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते थे, उनमें से ऐसी गलियां थी, यहां दुकानें एवं बाजार थे, उन्हें हट या बाद में उसे हाट कहा जाता था। उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों तथा शिल्पकारों जैसे कुम्हार, तेलिया और शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनहरा लोहारों, पत्थर तोड़ने वाले आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में अस्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी नगर नगर घूमकर क्रय विक्रय किया करते थे। आसपास के और दूरदस्त के व्यापारी इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दुर्व्यवस्थित स्थानों के उत्पाद जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, धान, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इनके आसपास किले बंदी कर महल बना लेता था। ऐसे सामंत व्यापारियों, शिल्पकारों तथा उनके व्यापारियों के वस्तुओं पर कर लगाते थे, और कभी कभी इन करों के संग्रह का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या धनाढ्य व्यापारियों द्वारा कराया गया होता था। ऐसे अधिकारों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। बाजारों पर कर, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी से अभिलेख का सारांश, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर कर लगाए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों पर धातु बेचने वाले आसवकों, तेल, पशु चारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर तो वस्तु रूप में और कुछ अन्य नकद के रूप में वसूले जाते थे। वस्तु के रूप में, जैसे बड़े और छोटे व्यापारी के बारे में समझते हैं। बड़े और छोटे व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे। उनमें से बंजारे लोग भी शामिल थे। कई व्यापारी विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी अपने संघ बनाते थे, जिनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। चूंकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे और अपने हितों की रक्षा करने के लिए व्यापार संघ को बनाते थे। दक्षिणी भारत में 8वीं शताब्दी और परिवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध
और नाना देशी थे। ये व्यापार संघ के प्रायद्वीपी के भीतर और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा चीन के साथ ही दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल जैसे समुदाय भी थे, जो आगे चल कर के देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर के बंदरगाहों व फरस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। वे इन पत्तनों में कपड़ों और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका ने सोना और हाथी दांत एवं दक्षिणी पूर्व एशिया चीन से मसाले, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़ों इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहाँ से वे उन्हें आगे यूरोप के बाज़ारों में पहुँचते थे। उनसे व्यापारों में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सोंठ आदि यूरोपीय व्यंजकों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे और भारतीय सूती कपड़ा बहुत लुभावना होता था। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच लाई। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम शीघ्र आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इस काल में दौरान लोगों तथा माल का आना जाना लगा ही रहता था। आपके विचार से इस आवाजाही की नगरों तथा गांवों के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। जैसे कि मैंने बताया काबुल, देखिए काबुल अपने ही पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीति और वाणिज्य दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। काबुल और कांधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। साथ ही घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर जो बेप्टिस्टेट टेवर्नियर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रति वर्ष 30,000 रुपयों का होता था, जो उन दिनों में एक बड़ी भारी रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, लचीले रेशमी कपड़े और ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप तथा अन्य भागों में बेचे जाते थे। इनके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। नगरों में शिल्प, अब समझेंगे नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, केसरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इनके अलावा वे राजमहल में बड़े बड़े भवनों को, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सलियार या कैकोक्लार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे और वे मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे, जिनके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती थी। शहरों के बदलते हुए भाग्य, कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, जहां गुजरात में है, जैसे कुछ नगरों बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए।
इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया, लेकिन इसी शताब्दी के दौरान उसका सितारा डूब गया, क्योंकि वहाँ के बुनकर इंग्लैंड मिलों बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक न सके। हम्पी, मछलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक नज़र। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसे किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था, और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। एक किला बंद नगर, अब इसके बारे में जानेंगे। एक पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है। गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत श्रेष्ठ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है, जो दीवारों और बुरुजों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारें जैसी नहीं है, बल्कि बहुत मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा, जिसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं। उनकी छतें सपाट चपटी है। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभ वाले कई विशाल कक्ष थे, जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने थे। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे, जिनमें कमल और टोड़ों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दियों के अपने समृद्ध काल में हम्पी कई वाणिज्य और सांस्कृतिक गतिविधियां से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी के बाजारों में मूरों मुस्लिमों सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त नाम चेटियों और पुर्तगालियों और जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंडा को का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियां के केंद्र होते थे, और देवदासियां विरूपाक्ष मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों को देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थी। महानवी पर्व, जो आज दक्षिणी में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महान नवीन मंच को खोज निकाला है जहां राजा अपने अतिथियों को स्वागत सत्कार करता था और अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था। वही विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मल्ल युद्ध के कार्यक्रम को भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैबे आज के संवाद और सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैबे आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में
पश्चिमी व्यापारी का वाणिज्य केंद्र बन गया। सूरत ओरमुज़ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत एक सर्वदनीय नगर था, जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखानों एवं माल गोदाम थे। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त था पर भिन्न भिन्न देशों के औसत 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डालते खड़े देखे जाते सकते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें भी थी जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमत पर बेचती थी। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगर में आने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह बना रखे थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल थे। सूरत में कठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियां थी। उल्लेखनीय कि सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में कोहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प के बाजारों में मान्यता प्राप्त थी। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधः पतन आरंभ हो गया। इनके कारण थे मुगल साम्राज्य ने पतन के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री भागों पर नियंत्रण और बंबई से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य केंद्र है। जोखिम भरा दौर, मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। जैसे कि मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित 17वीं शताब्दी के भिन्न प्रकार की गतिविधियां का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला हॉलैंडवासियों ने बनाया था, मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक गुमसाते विलियम वेथवर्ल्ड ने 1620 में इस शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया था। यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहां परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। यह एक छोटा नगर है, पर घर घना बसा हुआ, बिना किसी चार दीवारी के और खराब तरीके से बना हुआ न ही यह अच्छी जगह स्थित है। इसके लिए जल स्रोत खारे पानी के लिए है। पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। आगे चलकर यहाँ जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे। और चूंकि हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते हैं, यह उनके लिए निवासी की व्यवस्था करता है। जैसे गोलकुंडा के बादशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर
शाही एकाधिकार लागू किया, जिसमें कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न चला जाए। विभिन्न व्यापारी समूहों में गोलकुंडा के कुलीन वर्गों में फारसी, तेलुगु, कोमेटी, चेटियार और यूरोपीय व्यापारियों में नगर का घनी आबादी वाला एक समृद्धशाली बना दिया। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार मीर जुल्मा ने, जो कि स्वयं एक सौदागर था, हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ना शुरू कर दिया। 1686 से 1687 में मुगल बादशाह अंग्रेज ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ खड़ी हुई। कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन वितरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई कि कंपनी के नए केंद्र एक स्थान राजनीतिक, प्रशासनिक तथा वाणिज्य भूमिका भी अदा करे। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई वर्तमान में मुंबई, कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता और मद्रास वर्तमान में चेन्नई, मद्रास जो वर्तमान में चेन्नई चले गए, जब मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्ध दोनों ही खो बैठा और 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधःपतन हो गया और आज वह छोटे से जीर्ण नगर से अधिक कुछ नहीं है। नए नगर और व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्य गतिविधियां का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और विरजी बोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारियों ने, जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, उनका मुकाबला किया, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौ शक्ति का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीपों में सर्वाधिक सफल वाणिज्य एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आने जाने से अधिकांश लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई और रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इससे इस शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप रंग और डिजाइन अधिकाधिक प्रतिष्ठीकृत होते हुए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पी जन पेशवी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ यह था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंडा से पहले ही पेशगी ले ली थी, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें तो कंपनी में एजेंटों द्वारा निर्धारित डिजाइन के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर। शिल्पी और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया, जबकि गोरे शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज में, कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए। 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों तथा वाणिज्य की कहानी अब अगले क्लास में पढ़ेंगे। वास्को डी गामा की
क्रिस्टोफर कोलंबस। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविक द्वारा समुद्री मार्ग खोजने की अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने का इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरी करने के लिए 1 वर्ष से अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्र यात्रा के दौरान उसके 4 से 2 जहाज नष्ट हो गए। 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज हैंडवासियों और फ्रांसीसी नाविकों का अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला। जिसकी किसी को आशा नहीं थी कि एक इटली वासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने के निश्चय किया। इसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। इसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिणी अमेरिका के बड़े बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। नगर व्यापारी और शिल्पजन जो ये था ये आपका खत्म हो गया। जैसा कि मैंने बताया था आपको, मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें और नगर व्यापारी शिल्पजन ये सब आपका कंप्लीट हो गया। तो मैं आई होप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया हो। इस ऑडियो को डाउनलोड कीजिए, अच्छे से सुनिए और बुक निकाल करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।